हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 13 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एम मुकुंदम को। जेसीबी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2021 का एम मुकुंदम को दिया गया है। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जेसीबी पुरस्कार है ये 2021 में एम मुकुंदन को दिया गया है, इनके किस उपन्यास के लिए? तो एम मुकुंदन का एक उपन्यास है, एक पुस्तक है जिसका नाम है दिल्ली आज सोलिलिकी। इसी पुस्तक के लिए इनको जेसीबी पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपको साहित्य से संबंधित जितने भी अवार्ड बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया देश के लेखक हैं। इसी प्रकार से बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार 2020 में दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को, इनके पुस्तक सुग्गी बेन के लिए। जबकि 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया डेमन गलगुट को, इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। इसी प्रकार से एक दूसरा पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था मरीके लुकास रिजनवेल्ट को, जो कि नीदरलैंड देश से हैं, इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए। जबकि 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया डेविड डायोब को, जो कि फ्रांस देश से हैं, इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और हाल ही में 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है पहली बार भारत की लेखिका गीतांजलि श्री को, इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब किसी हिंदी भाषा के उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है, इनके उपन्यास नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है नमिता गोखले को, इनके उपन्यास थिंग्स लीव टू बिहाइंड के लिए। इसी प्रकार से यदि बात की जाए 2020 की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में दिया गया है अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को, इनके उपन्यास व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। जबकि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है लेखिका अनामिका को, जो कि बिहार से हैं, इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं तथा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में दिया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती 1955 में। इसी प्रकार से दूसरा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लेखक अय्यत्तम अच्युतम नंबूदरी को। जबकि 2021 में दिया गया असमीज भाषा के लेखक नीलमणि फुकन को, और 2022 में दिया गया कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 1965 में, और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। इसी प्रकार से बिहारी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो कि किसी राजस्थानी भाषा में लिखे गए पुस्तक को दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 2021 में दिया गया था मधु काकरिया को, इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। जबकि 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा को, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए।
व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान 2019 में दिया गया कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, 2020 में दिया गया पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को, और 2021 का दिया गया है व्यास सम्मान महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इसी प्रकार सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सरस्वती लिखा है। सरस्वती सम्मान 2019 में दिया गया था वासुदेव मोही को इनके पुस्तक चेकबुक के लिए, 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को सनातन पुस्तक के लिए, और 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ये सारे पुरस्कार जो कि साहित्य से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार, जो कि दिया गया डॉक्टर सूर्यबाला को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र को खोला गया है। इसी प्रकार से भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, भारत का पहला आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में। अब आपको 3 दिवस याद रखने हैं, जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गुरुग्राम शहर में। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। अब आपको गुरुग्राम शहर से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। गुरुग्राम शहर जो कि हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है, भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि जो अनाज के लिए एटीएम, ये पहला हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महिला खिलाड़ी फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया का संबंध किस खेल से है, तो उत्तर होगा शतरंज खिलाड़ी यानी कि चेस खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं अजय माथुर। इसकी स्थापना होती है 2015 में। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको भारत तथा फ्रांस 2 देशों ने मिलकर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन योजनाएं किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में है, जबकि खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में है। क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार RRB NTPC में पूछा गया था और ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर किए थे इंदौर या फिर भोपाल, जो कि दोनों गलत हैं। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ये जबलपुर में है, जबकि इसकी खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में है। अब आपको मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे टाइगर सेंसस के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर यानी कि बाघ हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में टोटल बाघों की संख्या है लेटेस्ट सेंसस के अनुसार 2967, जिसमें से 526 जो बाघ हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य को तेंदुआ स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तेंदुआ भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में आपको 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिलेंगे। ये 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसको 13वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था।
इसी प्रकार से भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर जिसको चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर जो हैं ये छतरपुर जिले में स्थित हैं, जिनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किन राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है लगातार 5वीं बार इंदौर शहर। कौन सा भारतीय शहर दालों के उत्पादन में नंबर 1 है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य। इसी प्रकार से हाल ही में जो फॉरेस्ट सेंसस जारी किया गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को सोया स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय उद्यान हैं 12, जो कि भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा हैं। ये टोटल 12 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। ये हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय खोला गया है। इसे इंग्लिश में कहेंगे डिजिटल फूड म्यूजियम। अब आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित कुछ मंदिरों के नाम याद रखने हैं, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। इसी प्रकार से मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी सुंदरेशम मंदिर भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु के मदुराई शहर में स्थित है, वैगई नदी के दक्षिणी तट पर। नटराज मंदिर, जिसको चोल शासकों ने बनवाया था, जो कि तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि श्रीरंगम जो मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लगभग 6,3100 वर्ग मीटर है, लगभग 156 एकड़, जिसकी परिधि यानी कि डायमीटर लगभग 4 किलोमीटर है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर यानी कि एक्टिव मंदिर, जहां पर अभी वर्तमान में पूजा पाठ होता है, तो इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव हिंदू मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ना कि अंकोर वाट का मंदिर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बजाय आंसर कर देते हैं अंकोर वाट मंदिर। क्वेश्चन इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो उत्तर होगा अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया देश में स्थित है। क्योंकि जो अंकोर वाट मंदिर ये पहले भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था, ये एक हिंदू मंदिर था, लेकिन कंबोडिया जो अब वर्तमान में देश है पूर्णतया यह बौद्ध धर्म को अपना लिया है। इस प्रकार से जो अंकोर वाट मंदिर है ये कालांतर में हिंदू मंदिर के बजाय बौद्ध परिसर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो अंकोर वाट मंदिर है ये हिंदू मंदिर ना होकर एक बौद्ध मंदिर हो गया है, यानी कि गैर क्रियाशील हिंदू मंदिर है। जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। और जो सूर्यवर्मन द्वितीय थे ये खामेर शासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये किस वंश के शासक थे, तो उत्तर होगा खामेर शासक। और ये जो मंदिर है खामेर शैली में बना हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो उत्तर होगा अंकोर वाट। लेकिन यदि यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू एक्टिव मंदिर कौन है, तो उत्तर होगा श्री रंगनाथम मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड टीकाकरण के लिए राजदूत नियुक्त किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र सरकार ने। इसी प्रकार से सोनू सूद को पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड सरकार ने
अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केरल सरकार ने PR सुजेश को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गोविंदा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य की एक योजना है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जिसे हम हिंदी में एक जिला एक उत्पाद योजना कहते हैं। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर बात की गई है महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य से अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से किस गांव को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक गांव चुना गया है। क्यों चुना गया है इसके बारे में आपको याद रखना है। जो पोचमपल्ली है ये हैदराबाद के पास पड़ता है। ये उत्कृष्ट साड़ियों के लिए, जो रेशम की साड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। इसकी स्थापना होती है 1946 में। हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, जबकि भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। हमारे वर्तमान में जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं ये हैं वर्तमान में जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व जो रिश्वत जोखिम रैंकिंग है इसमें भारत की रैंक है 82, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई जिसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लद्दाख राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह जो सड़क है सीमा सड़क संगठन के द्वारा लद्दाख राज्य में बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई है 19,024 फीट, यानी कि लगभग 5,798 मीटर। यह जो सड़क है उमलिंगला दर्रे के पास बनाई गई है। इसके साथ ही साथ लेह लद्दाख में 11,562 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर भी स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर को भी लद्दाख राज्य में स्थापित किया गया है। अब आपको लद्दाख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो था इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें लद्दाख शब्द को जोड़ दिया गया है, क्योंकि अब ये जो न्यायालय है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों राज्यों का न्यायालय संयुक्त रूप से बन गया है। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है यह एक ऑर्गेनिक स्टेट बनना चाहता है वर्ष 2025 तक, जिसके लिए सिक्किम राज्य के साथ लद्दाख राज्य ने ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए समझौता किया है। केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है इन्होंने हाल ही में अपने राज्य का राजकीय पशु घोषित किया है हिम तेंदुए को, जबकि राजकीय पक्षी घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है, और यह भारत में पहली बार है जब किसी भी विश्वविद्यालय का नाम नदी यानी कि रिवर के नाम पर रखा गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और करगिल। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, और इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है युवान टैब योजना, जो कि लद्दाख राज्य में चलाई गई है। इसके तहत जो कक्षा 5 से लेकर 8 तक के और 9 से 12 तक के विद्यार्थी उनको फ्री में लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण जो कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फादर हैं और ये भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। इसी प्रकार से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2021 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क देश से हैं। जबकि महिला कैटेगरी में ताई जू इंग को चुना गया, जो कि चीन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। 2022 BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। अब आपको दो प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस खेल से। तो उत्तर होगा बैडमिंटन से। उबेर कप और जो थॉमस कप हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेम लेवल की प्रतियोगिताएं हैं। बस फर्क इतना है, जो उबेर कप ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जबकि थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। जो बैडमिंटन की उबेर कप 2021 है, इसको जीत लिया था चीन ने, जबकि थॉमस कप 2021 को जीत लिया है इंडोनेशिया देश ने। और हाल ही में 2022 का जो उबेर कप है, इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया देश ने। और पहली बार 2022 में थॉमस कप को जीत लिया है भारत देश ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको भारत के कुछ प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं, जैसे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गट्टा, प्रकाश पादुकोण। ये हैं भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी। वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लाल सलाम नामक जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो लाल सलाम नामक जो उपन्यास है, ये स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। स्मृति जुबन ईरानी जो कि वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जुबन ईरानी जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन बन गया है। तो 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है भारत। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेषण या रेमिटेंस क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में काम करने जाता है या नौकरी करने जाता है और उस देश से अपने देश में जब पैसा भेजता है, उसे हम रेमिटेंस या प्रेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में जॉब करने, नौकरी करने या फिर कोई भी काम करने जा रहा है, फिर वहाँ से अपने घर जो पैसा भेजता है, उसे हम रेमिटेंस या प्रेषण कहते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में $87 बिलियन अमेरिकी बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो प्रेषण प्राप्त हुआ है यानी कि रेमिटेंस प्राप्त हुआ, ये अमेरिका देश से भारत को प्राप्त हुआ है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है मेक्सिको, चौथे नंबर पर है फिलीपींस और पाँचवें नंबर पर है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। हेमा मालिनी जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 21 नवंबर को। यह जो टेलीविज़न है देखने वाला है टीवी, लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड टीवी दिवस, जिस टीवी जो कि एक प्रकार का रोग है जिसे हम इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस और हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, जो वर्ल्ड टीवी दिवस क्षय रोग दिवस है, ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, फलों के उत्पादन में भी भारत का नंबर 1 राज्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YSR जगन मोहन रेड्डी और YSR जगन मोहन रेड्डी को 2021 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में किस शहर को सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। तो
लगातार 5वीं बार भारत का सबसे क्लीन सिटी है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये भारत के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये भारत के केंद्रीय शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। यहाँ से अब आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे साफ गंगा शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, सबसे साफ राज्य यानी कि स्टेट है छत्तीसगढ़, और सबसे स्वच्छ जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का सूरत। गंगा शहर का मतलब है वो सभी शहर जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खेल नर्सरी योजना जो है ये हरियाणा राज्य की एक योजना है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।